मुंतशिर शुक्ला, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या चल रहा था आपके दिमाग में जब आपने डायलॉग लिखे, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया? किसी सपोले ने डंक मार दिया होगा दिमाग पे, अब क्या बताएं। फिल्म बुरे ढंग से बनी थी ना। इस पे क्लेम मैं क्यों करूं? मैंने फिल्म बनाई नहीं थी, और ये बात जितनी जल्दी लोग समझ जाएं कि मैंने फिल्म नहीं बनाई थी। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। सबसे ज्यादा ट्रोलिंग का सामना आदि पुरुष की रिलीज में करना पड़ा या उसके पहले भी? मेरा मुगलों के खिलाफ बोलना ऐसा मान लिया गया कि मैं मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा हूँ। शट कहा गया मुझे। किसने कहा था? जिन्होंने भी कहा। बहुत बड़े कवि हैं और उनका बड़ा सम्मान है मेरी नजर में। आप नाम नहीं ले रहे हैं आप? हाँ ठीक है, नाम में क्या रखा है? What is in the name? अरे नाम में क्या रखा है? मनोज मुंतशिर, कुमार विश्वास। आपने कहा कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता है। ठीक, एक तो इसका स्रोत बताकर जाइएगा। टेलीविजन देख रहा था और टेलीविजन पे इस देश के एक बहुत बड़े राजनेता, भारत और चीन। आप राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं? हाँ, एक बड़े राजनेता हैं इस देश के। अरे आपके अमेठी से सांसद रहे हैं, नाम नहीं लेते क्या? हाँ मतलब आप कुमार विश्वास का नाम नहीं ले रहे थे, राहुल गांधी का नाम नहीं ले रहे हैं। 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार होता है जिसमें आपका बहुत सुंदर लिखा गाना तेरी मिट्टी वो भी नॉमिनेट होता है। जावेद अख्तर के लिखे हुए गली बॉय के गाने भी नॉमिनेट होते हैं। सौरभ, हाँ, मैं लल्लन टॉप पे ये बात कह रहा हूँ, कोई भी कत्था चूना पान सुपारी अवार्ड मनोज मुंतशिर नहीं लेगा। आपका कविता संग्रह रखा है, उसकी एक कविता है जिसका शीर्षक है मुझे कॉल करना। हाँ। सत्य की बात कर रहे हैं, क्या ये रॉबर्ट लेवरी की कविता का अनुवाद है? 100%। तो इसको इसी तरह से लिखा तो क्यों नहीं गया? हाँ, यही बता रहा हूँ मैं, 100%। मुझे बिल्कुल नहीं याद था कि किसी तरह का अनुवाद है, वरना ये बेवकूफी मैं क्यों करूंगा भाई। क्योंकि आपने ये शब्द इस्तेमाल किया आक्रमणकारियों की भाषा। कुछ तो इसमें गड़बड़ है, मुझे फिर से पढ़ाएं। Please, आप बढ़िया please. बढ़िया है, आप ये प्ले करें, मैं इसको समझ भी लेता हूँ कि मैंने क्या कहा था। कहाँ है सर? भाषा। हाँ, तो आक्रमणकारियों की भाषा हुआ करती थी, इसमें क्या गलत? वो आक्रमणकारी थे। नहीं, हम यही कह रहे हैं। हमने कब कहा कि अरब के लोग आक्रमणकारी नहीं थे? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप जो अब कविता रचेंगे उसमें आक्रमणकारियों की भाषा इस्तेमाल करेंगे? नहीं। क्या मनोज मुंतशिर शुक्ला ये कहते हैं, जब वो ये कहते हैं कि मैं सेक्युलर नहीं हूँ, तो क्या वो ये कह रहे हैं कि मैं आप सांप्रदायिक हैं? सेकुलर होने का मतलब है कि मैं ईद में टोपी लगा के घूमूं। नहीं, किसी ने नहीं। नहीं है। मनोज मुंतशिर के 4 काम ऐसे बताइए जो सेकुलर नहीं है। आपकी जो परिभाषा है सेकुलर, ये तो ये बयान देना कि मैं सेक्युलर नहीं हूँ। यार मुबारक, आप बहुत जजमेंटल हो। अच्छा। ट्रस्ट मी ऑन दैट। आपसे ज्यादा जजमेंटल। अच्छा, एक मिनट। सेकंड सवाल पे आ जाते कई दफा न्यूज रूम में एक फैसला लेते हुए मुश्किल होती है। मुश्किल इस बात की कि जो संवाद करने जा रहे हैं वो किस कैटेगरी में, किस श्रेणी में रखा जाए। क्या वो गीतकार हैं या सिर्फ गीतकार हैं? क्या वो विचारक हैं? क्या वो सोशल मीडिया सेंसेशन हैं? क्या वो एक बहुत पढ़े लिखे ट्रोल हैं या एक ऐसे पोलराइजिंग फिगर हैं जिनके कहे पर काई फट जाती है और पक्ष विपक्ष बहुत स्पष्ट रूप से सामने आते हैं? या फिर वो ट्रोलिंग के शिकार हैं? कौन है ये और क्या इनकी राजनीतिक हसरतें भी हैं? इनका गुस्सा कितना सात्विक है या कितना नियोजित है? इनका जिक्र करते ही बहुत ही स्पष्ट श्रेणियां बन जाती हैं रायशुमारी करने वालों की। पर ललन टॉप में हमें लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक जीवन में सक्रिय है, किसी भी पक्ष का हो, किसी भी विचार परंपरा का हो, उसको सुना जाना चाहिए, उससे सवाल पूछे जाने चाहिए और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा जाना चाहिए। इसलिए आज की जो बैठकी है वो न्यूज़ रूम में है और न्यूज़ रूम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मशहूर गीतकार, नेशनल अवार्ड विनिंग गीतकार, गज़लें भी लिखते हैं, नज़में लिखते हैं, डायलॉग्स भी लिखते हैं और कई लोगों का कहना है कि ये आगे चलकर इश्तिहारों की, सिनेमा की, OTT की दुनिया से राजनीति की दुनिया में भी आ सकते हैं। एक बड़ी सार्वजनिक भूमिका की और बड़ी और डिफाइंड सार्वजनिक भूमिका की तलाश कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे न्यूज़ रूम के साथियों से घिरे हुए जुड़े हैं मनोज मुंतशिर शुक्ला, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो विराज भाई साहब जी, है ना, आप सबसे पहले हमको ये नाम की कहानी बता दो। मनोज मुंतशिर नाम था, फिर ये शुक्ला जुड़ा घटा, आधार कार्ड पर था, सोशल मीडिया पे लोगों ने टोका तब किया, या जियो तिवारी जनेऊधारी प्रकरण के बाद हुआ? मुंतशिर
मनोज शुक्ला पैदा हुआ था मैं, मनोज कुमार शुक्ला। और मुंतशिर के लिए मैं कई बार कह चुका हूं कि नाम था एक, रख लिया था बस यूं ही, क्या ये सारी जिंदगी ढोना पड़ेगा और कितना टूटना बाकी बचा है और कितना मुंतशिर होना पड़ेगा। तो ये जो मुंतशिर टूटना बिखरना है, ये मेरे साथ जुड़ा 97 में। देखिए, हम सबको पता है कि जो गज़लों की स्कूलिंग होती है, मैं गौरीगंज में पैदा हुआ, वहाँ पला बढ़ा। जो पहला रुझाव पोइट्री की तरफ रहा वो गज़लों के ज़रिए रहा। और जब पहली बार लिखना शुरू किया तो उस दौर के जो हमारे लिटरेरी स्टार्स थे, वो चाहे जोश मलिहाबादी हों, चाहे साहिर लुधियानवी हों, मजरू सुल्तानपुरी हों, उमर बाराबंकवी साहब थे उस वक्त, बहुत मशहूर थे, वसीम बरेलवी साहब। तो इन सबको जब देखना, सुनना, पढ़ना शुरू किया तो लगा एक तखल्लुस की ज़रूरत है, इसको पेन नेम कहते हैं। और ये बहुत एक इनोसेंट सी चॉइस थी, जिसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि भाई मनोज शुक्ला को मुंतशिर होना पड़ा, मुसलमान होना पड़ा उनको, ताकि फिल्मों में काम मिले। ऐसे मैंने 10 आर्टिकल पढ़े। मैंने कहा एक तो धर्म परिवर्तन नहीं होता, तखल्लुस पहली बात। तो मैं एक दिन, एक 97 की बात है, गौरीगंज एक छोटा सा कस्बा, स्लीपी टाउन, शाम का झुटपुटा, दिसंबर की बात है मेरे ख्याल से, और मैं यहाँ वहाँ भटक रहा था चाय की तलाश में। उस वक्त जो सबसे ज्यादा मशहूर पेन नेम्स हुआ करते थे, तखल्लुस थे, वो था कोई भी अपना सागर रख लेता था, कोई भी साहिर बन जाता था। और मैं ये तय कर चुका था कि ऐसा कोई तखल्लुस नहीं रखूंगा जो दुनिया में किसी और का हो, सिर्फ मेरा होना चाहिए। अब क्या उम्र रही होगी, 20-21 साल। तो 20-21 साल की उम्र में इस तरह के बड़े बड़े ख्वाब होते हैं आपके। गौरीगंज में टहलते टहलते मैं एक चाय की दुकान पे मैंने देखा कि एक भट्टी से धुआं उठ रहा है। मैं पहुंचा, मैंने कहा बबलू यार चाय बनाओ। बबलू चाय बना रहा है। अचानक मेरा ध्यान गया कि खूंटी पे रेडियो टंगा हुआ है और ऑल इंडिया रेडियो पे एक मुशायरा चल रहा था। मुशायरे में एक साहब शेर पढ़ रहे थे और बड़ा अच्छा शेर था वो, कि मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है, मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है, आईने टूटते रहते हैं तुम्हें गम क्यों है। तो ये शेर सुना, शेर बहुत ज्यादा अच्छा लगा और मैंने वहीं सोचा यार मनोज के साथ मुंतशिर का जो एलिट्रेशन है ये बड़ा सही लग रहा है, बड़ा दमदार लग रहा है। तो जब तक चाय मेरी खत्म होती तब तक मैं मनोज मुंतशिर हो चुका था। और तब मेरे अंदर इतनी समझदारी नहीं थी कि मैं शुक्ला भी संभाल के रख लूं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली। कब पड़ी जरूरत? जरूरत मुझे नहीं पड़ी, लेकिन मैंने ये देखा कि ऐसा हजारों बार हुआ कि ये मुंतशिर नाम की वजह से मेरे ऊपर अजीब अजीब आक्षेप लगने शुरू हुए। अजीब अजीब, मुझे मौका परस्त कहा गया, मुझे अपॉर्चुनिस्ट कहा गया। जब मैं 20-21 साल का एक लड़का ये नाम चुनता है तब तक तो उसको दुनिया के बारे में ज्यादा पता भी नहीं था। रूमानियत में जीने वाला आदमी था मैं, हर कोई रूमानी होता है जो गीतकार शायर होता है, मैं भी था। फिर मुझे लगा कि अगर मैं मनोज मुंतशिर शुक्ला हूं, मेरे पासपोर्ट पे यही लिखा हुआ है डे 1 से मनोज मुंतशिर शुक्ला यही है। तो जब लोगों को लगता है मैं अचानक शुक्ला हो गया, भाई अचानक शुक्ला नहीं हो गया। 2005 में मेरा पासपोर्ट बना था, पहली बार मैं यूरोप गया था 2005 में, तो 2005 से पासपोर्ट पे वही लिखा हुआ है। तो सिंपल से मैंने कहा ठीक है चलो ये नाम पूरा ही कर लेते हैं, फर्क क्या पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि मैंने मुंतशिर हटा दिया और शुक्ला जोड़ लिया। ये सवाल मुझसे तब बहुत बनता जब मैं अचानक मनोज शुक्ला हो गया होता। तो मैं तो मनोज मुंतशिर था, मनोज मुंतशिर शुक्ला पहले से था, कुछ नया हुआ नहीं, तमाशा बहुत हुआ। लेकिन क्या सोचते हैं आप जब इस तरीके के सोशल मीडिया ट्रायल चलते हैं या एलिगेशंस आते हैं? ये एक तो मैं इसको बहुत खराब नहीं मानता, क्योंकि हाँ मैं इसको बहुत खराब नहीं मानता क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को, समझने को तो मिलता है। जैसे मुझे ये समझ में आया कि जो आप दुनिया को जिस चश्मे से देखते हैं जरूरी नहीं दुनिया वैसी हो। अगर आपको लगता है कि आप एक पर्टिकुलर नैरेटिव को अपने तरीके से कहें और पूरी दुनिया उसको खरीद ले क्योंकि आप कह रहे हो, ये अहंकार गलत है। और ये अहंकार मेरा सोशल मीडिया पे ही टूटता है जब आप आते हैं और आप देखते हैं कि लेफ्ट राइट सेंटर आपको लोग रेल रहे हैं, तो आप जान जाते हो भैया दुनिया कुछ और है, कंट्रोल इनके हाथ में है, पावर इनके हाथ में है। किन के हाथ? मैं तो लोग ही कहूंगा, जनता कहूंगा। नहीं, जनता तो बहुत ही वेग हो गया। लल्लन टॉप है, थोड़ा खुल के बात करते हैं ना। तो अब जनता में भी अलग अलग सेक्टर्स बंटे हुए हैं जी। लोग हैं, कुछ लोग हैं जो जेन्युइनली हमारी अच्छी बुरी बातों से हर्ट होते हैं या खुश होते हैं,
और कुछ लोग हैं जिनको हर्ट ही होना है, वो ये ठान के बैठे हैं। तो हर तरह के लोग हैं, लेकिन अब मैं तो उसको सेक्लूड करके नहीं देख सकता, क्योंकि मैं गीतकार हूं, मैं कवि हूं, मैं पब्लिक लाइफ में हूं। मुझे सबको खुश रखने की कोशिश करनी पड़ेगी, लोग खुश हो ना हो पर कोशिश करनी पड़ेगी मुझे। Are we in the business of pleasing people? I'm not in the business of pleasing people. I'm in the business of writing. I'm in the business of catering some emotions to people. अगर वो इमोशंस लोग नकारते ही रहेंगे तो मैं क्या दूंगा किसी को। अगर मेरा कोई गाना या मेरी कोई चीज सिर्फ इसलिए नकार दी जाए कि ये तो शुक्ला है या ये मुंतशिर है या इसने ये किया या उसने वो किया, तो मेरे लिए मुश्किल है ना। मैं अल्टीमेटली चाहता क्या हूँ, मेरा गोल क्या था, मैं गौरीगंज से मुंबई आया क्यों था। मैं गौरीगंज से मुंबई सोशल मीडिया चलाने आया था, मैं ट्विटर चलाने आया था, मैं इंस्टाग्राम पे फोटो छापने आया था, मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं, मैं गाने लिखने आया था। और वो जो बेसिक है, जो मेरी कोर स्ट्रेंथ कह लें आप और मेरी कोर कमजोरी भी कह लें, मैं उससे कभी दूर नहीं हो सकता। तो जब मुझे लगता है कि मेरा जो एक बड़ा विजन था, मैं इस देश में पोइट्री वापस लाना चाहता था फिल्मी गीतों के जरिए। एक बात आप और देखें, जिस दौर में मैं आया था यहाँ गाने लिखने, वो पोइट्री का बहुत लो पीरियड था, बहुत लो पीरियड था। मैं 1999 के आसपास की बात करूं तो कोई बहुत अच्छे गाने नहीं लिखे जा रहे थे और बहुत अच्छे लिखे भी जा रहे थे, पर अगर आप तादाद देखेंगे तो ज्यादा पड़ला झुका हुआ था, जो बहुत थोड़ा सा मीनिंगलेस टाइप के। जैसे अब कितने बताएं हम आपको, बहुत कुछ बता दीजिए। अब लीजिए, मेरा भाई साहब बिना उदाहरणों के काम नहीं चलता। मैं जब आया था, अच्छा मैं जिनका गाना कोट करने जा रहा हूँ हमारे आदरणीय और हमारे मतलब बड़े भी हैं हमसे और बहुत सम्मानित हैं और बहुत बढ़िया लिखते हैं, लेकिन ये हालात आपसे लिखवाते हैं। और मैं उसको देख के हंसता, मैं नया आया, एक प्रोड्यूसर के पास मौका मिला मुझे कि भैया क्या करते हैं, गाने लिखते हो, अरे तुम जो शायरी वारी करते हो कोई है नहीं इसको खरीदने वाला, अरे थोड़ा तड़कता भड़कता कुछ लिखो। तो मैंने कहा सर तड़कता भड़कता कैसे लिखते हैं, एक काम करो बेटा, घर जाओ, कल अखबार में टॉप 10 गाने पढ़ना, जो नंबर 1 पे गाना हो वैसा कुछ लिख के लाओ। मैंने कहा तो बहुत बढ़िया आइडिया मिल गया, फॉर्मूला मिल गया अच्छा लिखने का। हम घर आए, सुबह उठे बड़ी बेचैनी से, आंख खोली, भागे अखबार की तरफ, तो नंबर 1 पे गाना चल रहा था, उसके बोल थे, मैं लड़की पो पो पो। ये कौन सा गाना है? हेरा फेरी का गाना है, सबको पता होगा, यहाँ सुपरहिट गाना है और नंबर 1 पे था। मैं क्या इधर आ गया, आ जाओ बताओ। वो गाना नहीं था, मैं लड़की पापा पो तू लड़का पापा पो, हम दोनों मिले पापा पो, अब आगे जाने क्या होगा, ऐसे करके कुछ था। है हाँ, क्या आगे होगा क्या, पो पो पो। एक तो ये बोतलें समेटो यहाँ से, प्लास्टिक विरोधी जनता फिर तुम्हारी पो पो करेगी, हटाओ इसको। हाँ ये गाना कोई अच्छा मुझे पता नहीं था। हाँ तो ये गाना, मैं लड़की पोपो पो तू लड़का पोपो पो, हम दोनों मिल गए अब होगा क्या, पोपो पो। और मैं क्या सुन के आया था, मैं सुन के आया था कैसी कितनी सुंदर अनुप्रास की छटा है पो पो पो। अरे यार, तो ये जब मैंने देखा तो मुझे थोड़ा सा झटका तो लगा जी। और मैंने कहा मैं तो फिर गलतफहमी में था, क्योंकि मैं तो जवानों के लिए कार्यक्रम आता था आकाशवाणी लखनऊ पे 1:40 पे, जवानों के लिए, फौजी भाइयों के लिए, और जब मैं उसको ऑन करता तो जो मैंने गाने सुने थे वो तो कुछ और ही थे। मैंने सुना था ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। साहिर मैं सुन के आया था कि कश्मीर का एक शिकारे वाला जब मुंबई में आता है और उसको कल्चरल शॉक लगता है अपनी महबूबा को कई पुरुषों के साथ बॉलरूम डांस करते हुए देख के, और जब वो आनंद बख्शी के शब्दों में चीखता है, उसका आर्तनाद जब होता है कि तेरी बाहों में देखूं सनम गैरों की बाहें, मैं लाऊंगा कहां से भला ऐसी निगाहें। तेरी बाहों में देखूं सनम गैरों की बाहें, मैं लाऊंगा कहां से भला ऐसी निगाहें। ये कोई रक्स होगा, कोई दस्तूर होगा, मुझे दस्तूर ऐसा कहां मंजूर होगा। भला कैसे ये मेरा लहू हो जाए पानी, मैं कैसे भूल जाऊं मैं हूं हिंदुस्तानी। यहाँ मैं अजनबी हूं, मैं जो हूं बस वही हूं। जब फूल खिले। तो एक तो ये स्कूलिंग है आपकी, और यहाँ आके सिचुएशन, हालात आपको विवश कर रहे हैं कि आप पोपोपो लिखें। तो इन मुश्किलात से जूझना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और मैंने अपने आप को चैलेंज यही किया हुआ था कि किसी भी तरह टिके रहेंगे, क्योंकि एक बहुत व्यक्तिगत जो सक्सेस का फॉर्मूला मेरी समझ में आता है, और ये बहुत व्यक्तिगत है, जरूरी नहीं सब पे लागू हो, मुझ पे लागू हुआ था। मैं ये समझ गया था कि मुंबई आपको डराती बहुत है, ये शहर आपको खदेड़ देगा। क्योंकि मुझे तो जब मैं आया तो तकरीबन 1 साल 3 महीने फुटपाथों पे रहा,
महाकाली केव्स रोड के फुटपाथों पे। मुझ में जावेद अख्तर में एक ही चीज कॉमन है, जावेद साहब भी महाकाली केव्स रोड की गुफाओं में रहे और जाने अनजाने, मुझे पता तो नहीं था, लेकिन मैं भी उसी महाकाली केव्स रोड पे तकरीबन 15-16 महीने मैं फुटपाथों पे भिखारियों के साथ सोता रहा। बस यही चीज कॉमन है। मैं अगर आप दोनों पेशे से गीतकार हैं, मैं अगर दोनों को नेशनल अवार्ड भी मिला है। वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। मिले हैं आप जावेद अख्तर से? हाँ, हमारी फोन पे बात भी होती है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर मैं 20-25 साल बाद भी गीत लिखता रहा और एक्टिव रहा तो मैं शायद जावेद साहब के साथ एक सांस पे मेरा नाम लिया जाए इस लायक बन पाऊं। अभी तो मैं इस लायक भी नहीं समझता अपने आप को। अगर इस दुनिया में कुछ लोगों का मैं नाम लूं जिनकी मैं दिल से बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, हर विचारधारा से परे, सहमति असहमति से परे, तो जावेद साहब शायद मेरे टॉप 2 या 3 में आएंगे। और कौन से गीतकारों को पसंद करते हैं आप? एक तो मैं सबको पसंद करता हूं। इसके पहले कि आप मुझ पे प्लेजरिज्म वाले सवाल पूछने शुरू करें, मैं आपको ये बता दूं कि मैं हजारों से इंस्पायर्ड हूं। ये अभी तो मैंने पूछा ही नहीं। आप पूछेंगे आप जी। ये चला चुके हैं आशीष, उस पे बहुत बढ़िया इन्होंने आइटम चलाया था पूरा। हाँ, मनोज मुंतशिर को दौड़ा लिया गया ट्विटर पे। आशीष ट्विटर पे दौड़ाते नहीं हैं, पर जब ट्विटर पे कोई दौड़ाया जाता है तो अमूमन आशीष उस पे खबर करते हैं। क्या खबर थी गुरु, इधर आओ। ये हमारे सोशल मीडिया हेड। हाँ, बहुत कुछ इन्होंने किया है, मैं भूल गया कौन सी वाली बात नहीं है। अच्छा, और कमाल ये है कि मनोज मुंशी जब हमारे न्यूज रूम में आए तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि भाई वो सोशलिस्ट वाला लड़का कहाँ है, मैं बहुत देखता हूँ उसका प्रोग्राम। हाँ। जी, तो गीतकार जिनको आप बहुत, जैसे आपने जावेद साहब के बारे में मैं बताया, साहिर से पहली दफा अगर मुझे लगा कि किसी के जैसे गीत लिखने हैं तो वो साहिर लुधियानवी थे। और वो कहानी बड़ी खूबसूरत थी जो मेरे जीवन में घटी। बताइए। क्योंकि लिखता तो था मैं, और अच्छा बुरा तो नहीं पता, खैर आज तक आप ट्रायल एंड एरर में ही होते हैं। ये प्रैक्टिस है, जैसे डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, लॉयर प्रैक्टिस करता है, कोई पेशा नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं है, प्रैक्टिस है। वैसे लिखना भी एक सतत साधना है। इसमें कभी आपका तुक्का लग गया, कभी नहीं लगा। आप कंसिस्टेंसी पे खेलते हैं कि भाई विराट कोहली है तो चलो ठीक है, 10 पारियां खेलेगा, 10 पारियों में से 7 में तो अच्छा ही खेलेगा। जब आप यहां पहुंच जाते हैं तो शायद आपको यह कहा जाने लगता है कि भैया लेखक है आदमी है। 3 गलती आप फिर भी करोगे, 3 कबाड़ा आप फिर भी लिखोगे, ये होगा ही होगा। इट्स अ लॉ ऑफ एवरेज, यू कैन नॉट एस्केप इट। तो मैं गौरीगंज से इलाहाबाद जा रहा था। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा करता था, और ये बात भी 97 के आसपास की ही है। मैं बीएससी कर रहा था वहां से। एक दिन हमारी ट्रेन प्रतापगढ़ स्टेशन पे खराब हो गई, और एक ही ट्रेन थी उन दिनों सुबह जो 4 घंटे लेती थी 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। पीआरएल बोलते थे ना उसको, पीआरएल। हाँ, तो सबको कहा गया भैया देखो ट्रेन बनने में 1-2 घंटे का समय लगेगा, तो आप लोग घूम फिर लो। ट्रेन बन भी जाती है, ये भी पता था, दूसरा कोई तरीका भी नहीं इलाहाबाद जाने का, आप कैसे जाओगे। तो घूमते फिरते मैं प्रतापगढ़ स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ये एएच व्हीलर की पुस्तकों की दुकान हुआ करती थी, तो मैं वहां पहुंच गया। तो एक चचा मेहंदी प्रतापगढ़ी साहब, शायद वो भी शायर थे। मैं मेहंदी प्रतापगढ़ी, हाँ, मैं दावे से नहीं कह सकता, पर जहां तक मुझे याद है वही थे वो। तो उनका ही बुक स्टॉल था। देखा सामने प्रकाश पंडित का एडिट किया हुआ साहिर का एक मजमूआ रखा था, हिंद पॉकेट बुक्स पे पब्लिश हुआ था। प्रकाश पंडित ने वो बड़ी अच्छी सीरीज पूरी एडिट की हुई है उर्दू के जिसमें लोकप्रिय, सारे नामचीन, हाँ, उर्दू के लोकप्रिय तो सेम सीरीज की बात मैं कर रहा हूँ। तो उर्दू के लोकप्रिय शायर में साहिर का जो मजमुआ था वो रखा हुआ था। मैंने उठाया, नाम तो अच्छा ही लगा, पढ़ के बहुत जानते नहीं थे उनके बारे में। और पहला पन्ना खोला, पहले पन्ने पे जो साहिर ने स्वीकारोक्ति लिखी थी कि दुनिया ने तजुर्बातो हवादिस की शक्ल में, सबको खैर उर्दू आती होगी, मैं बता दूं कि दुनिया ने तजुर्बों की शक्ल में और हादसों की शक्ल में, जी, दुनिया ने तजुर्बातो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया था लौटा रहा हूं मैं। ये बात मेरे युवा मन को अंदर तक छू गई कि अच्छा, पूरी शायरी की फिलॉसफी इतनी ही है, जितना कवित्व है वो इतना ही है कि जो कुछ आप दुनिया से लेते हो आप दुनिया को देते हो। पर आप वो जो क्रूड ऑयल आपको आता है आपके पास, आप उसको थोड़ा सैनिटाइज करके, पॉलिश करके, आप अच्छे से उसको मांझ के आप दुनिया को लौटा देते हो, सारे दुख दर्द। अच्छा लगा, मैंने कहा ये किताब तो लेनी चाहिए। और मैंने किताब के लास्ट पेज पे, बैक कवर पे उसका प्राइस लिखा हुआ था 18 रुपए। तो 97 में 18 रुपए की किताब, इसने मुझे अंदर तक डरा दिया। ये 18 रुपए अगर खर्च कर दिए मैंने,
तो इसका मतलब ये हुआ कि तब बन मक्खन में खाता था 4 रुपए में, बढ़िया बन मक्खन इलाहाबाद में लक्ष्मी चौराहे पे मिल जाया करता था। तो मैंने कहा 4 दिन का नाश्ता मेरा मारा गया कम से कम, बन मक्खन और चाय मिला के 4 रुपए में होता था। तो बड़ी देर साहिर लुधियानवी में और मेरे पेट में जद्दोजहद चलती रही। मेरे नाश्ते में साहिर साहब पराक्रमी थे, जीत गए। 18 रुपए मैंने निकाल के रखे चचा के हाथ में। मैंने किताब उठाई और वो किताब लेके मैं ट्रेन में आ गया। तब तक ट्रेन भी बन चुकी थी। अब ट्रेन ने अपना सफर शुरू किया वापस इलाहाबाद की तरफ और मैं वो पूरा मजमुआ पढ़ने लगा। मुझे लगता है 2 से ढाई घंटे लगे होंगे तकरीबन प्रतापगढ़ से इलाहाबाद आने में। तब तक मैंने वो पूरी किताब खत्म कर दी और वो किताब खत्म करते करते मैं ये डिसाइड कर चुका था कि मुझे इनके जैसा कुछ करना है, कुछ इनके जैसा। और 97 है ये, इसी साल मेरा ग्रेजुएशन खत्म होगा। इसके बाद मैं सीधे मुंबई निकल जाऊंगा और वहां अपनी किस्मत आजमाऊंगा। तो ये स्टोरी है। तो साहिर पहले इंस्पिरेशन रहे एज अ गीतकार? साहिर पहली इंस्पिरेशन रहे। उसके बाद जिन लोगों को मैंने पढ़ा उन दिनों, दिनकर, निराला, महादेवी वर्मा जी, इन सब के अलावा जोश मलियाबादी, मजनू साहब की जो उनका गज़लों का मजमूआ था, उसका नाम ही गज़ल है, वो मैंने पढ़ा। शकील बदायूनी, इन सब को पढ़ता गया और पढ़ने का इस हद तक शौक हो गया कि अगर मुझे खाना मिले ना मिले, रोटी मिले ना मिले, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ने को मिल जाए। दोस्तों से उधार मांग के कभी किसी से 10, कभी किसी से 20 पैसे इकट्ठा करता। पता चलता कि कोई गया हुआ है लखनऊ, तो उसके पास जाके हाथ पैर जोड़ता कि यार सुनो, बुक स्टॉल पे जाके ये, या यूनिवर्सल बुक स्टोर बहुत मशहूर था, वहाँ जाके ये 4 राइटर्स की किताबें ले आना मेरे लिए। तो पोइट्री से शुरुआत हुई और जम के पोइट्री पढ़ी। इतना पढ़ते पढ़ते एक ही फायदा हुआ कि ये समझ में आ गया कि अच्छा क्या होता है। जब आपका स्टैंडर्ड उठ जाता है ना, जब आपका बेंचमार्क ऊपर हो जाता है, तो फिर आप जो कुछ लिखते हो पहले तो उसको आप फाड़ के कचरे में डाल देते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये तो जो लिखा जा चुका है उसके आसपास का भी नहीं है। तो बहुत ज्यादा पढ़ने ने इतनी मेरी हेल्प की कि थोड़ा सा स्टूपिड लिखने से बच गया मैं। अपने कंटेम्प्रेरीज में किसको पसंद करते हैं? अमिताभ भट्टाचार्य। अमिताभ भट्टाचार्य को मैं इतना ज्यादा पसंद करता हूं कि मुझे लगता है कि जिस दौर में हम सब गीतकार कलम घिस रहे हैं, ऐसे टाइम में शायरी कर ले जाना, वो भी उस बंदे का जो खुद को शायर क्लेम नहीं करता, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। कौन से गाने उनके आपको बहुत ज्यादा पसंद? मतलब ऐसे तो बहुत लंबा उनका बॉडी ऑफ वर्क है। मुझे उनके बहुत सारे गाने बहुत ज्यादा पसंद। मुझे इनफैक्ट अभी बताऊं तो आप हंसेंगे, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा अभी हार्ट थ्रॉब वाला गाना जो भी आया है, रॉकी और रानी में अपने जो रणवीर का कैरेक्टर है उसके लिए उन्होंने लाइन लिखी है कि गुच्ची और प्राडा ने मिलकर पुत्र पैदा किया। ये बहुत बढ़िया लाइन है। एज ए राइटर, एज ए लिरिसिस्ट, मतलब मुझे ये लाइन से जलन होती है कि ये कैसे लिखा। एट द सेम टाइम जब आप धड़क के गाने सुनते हैं, कोई बांधनी चूनर ओढ़ के बाबुल की गली में आऊं छोड़ के, तेरे ही वास्ते तो पिया लाई हूं 16 साल के सावन जोड़ के। ये कितना लतीफ, कितना नाजुक एहसास है एक लड़की की तरफ से कि तेरे लिए 16 साल के सावन जोड़ के लाई हूं, प्यार से थामना डोर बारीक है, 7 जन्मों की ये पहली तारीख है। क्या बात। तो फर्स्ट डेट के कॉन्सेप्ट को इससे खूबसूरत आप कैसे कहोगे? तरीका क्या है कहने का? तो यहां मैं हार जाता हूं, और जब मैं हार जाता हूं तो मैं स्वीकार करता हूं कि ये बहुत बड़ा राइटर है। आप लेकिन इसको हार जीत की बाइनरी से कैसे देखते हैं? हार जाना मतलब ये लो मैं हारी पिया, अच्छा, वो वाला हार।